नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह जिस चैप्टर से संबंधित हम लोग क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है कोशिका सिद्धांत, संरचना और कार्य, यानी सेल वाला जो चैप्टर दोस्तों बायो में। इस टॉपिक से संबंधित दोस्तों अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 कवर कर लिया है। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा तो दोस्तों ये जो वीडियो है हमारे इस चैनल पर आप लोग वीडियो वाले सेक्शन में मिल जाएगी। तो आप लोगों ने अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग पहले उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे इस टॉपिक से संबंधित। तो दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की क्लास। जो बचे हुए क्वेश्चन थे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और जितने भी दोस्त लोग आने वाले किसी भी रेलवे एग्ज़ाम से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग एनटीपीसी या दोस्तों आप लोग ग्रुप डी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या एएलपी टेक्नीशियन की, दोस्तों इन सभी एग्ज़ाम में जो रेलवे के हैं आपके साइंस पूछा जाता है। और दोस्तों, साइंस के हम ऐसे क्वेश्चन आपको डेली चैप्टर वाइज प्रोवाइड करवा रहे हैं जो आपके रेलवे के ही एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोगों ने दोस्तों अभी तक जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रही है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को डिटेल्ड वाइज समझ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, तो 100% दोस्तों आपको अपने एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए आज की दोस्तों को वीडियो को जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी हम लोग जो पिछला पार्ट 1 था उसमें हमने 15 क्वेश्चन कवर किए थे और इससे आगे क्वेश्चन है वो जो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। देखिए, क्वेश्चन आपके पार्ट 1 में भी रिपीट हुआ है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये पहले एनटीपीसी में पूछा गया, अब ग्रुप डी में पूछा गया। तो इसलिए आप लोग पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, आत्मघाती थैली के रूप में कौन सा ऐसा कोशिका का जो कोशिकांग है वो जाना जाता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, जो लाइसोसोम होता है इसे कोशिका की आत्मघाती थैली या दोस्तों आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आइए दोस्तों हम लोग डिटेल में समझते हैं कि लाइसोसोम जो है दोस्तों कोशिका की आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन खूब आपके एग्जाम में रिपीट होता है, क्योंकि दोस्तों इनमें क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है वो पाए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, जो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, तो इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें क्या जमा होते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना दोस्तों, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों इन एंजाइमों का जो उपयोग की अगर बात करें, यानी इनका उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है दोस्तों, जो जटिल अणुओं को पचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी दोस्तों जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है इनको इन एंजाइम को जो है पचाने के लिए दोस्तों जटिल अणुओं को जो है पचाने के लिए किया जाता है। और लाइसोसोम दोस्तों न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, वसा और प्रोटीन को पचाने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि जो लाइसोसोम होते हैं वो किसको पचाने में सक्षम होते हैं। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, वसा होता है और जो प्रोटीन है इनको पचाने में सहायक होते हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखना। और दोस्तों उनके साथ साथ जो लाइसोसोम भी अपने स्वयं के जो एंजाइम होते हैं, यानी इनके जो स्वयं के एंजाइम होते हैं, इनके द्वारा दोस्तों जो अपनी स्वयं की कोशिकाओं को पचाते हैं और क्षति पहुंचाते हैं, जिससे कोशिका की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। और अगर बात करें इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ऑटोलिसिस कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि जो
कोशिका का सिद्धांत वो किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों जो स्लाइडेन और स्वॉन थे इनके द्वारा दिया गया था, ये भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। और बात करें दोस्तों जो स्लाइडेन और स्वॉन के द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत है, ये किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, जो विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, इन पर दोस्तों इनका जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें दोस्तों लागू किन पर होता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो इनका कोशिका सिद्धांत है वो कवकों पर लागू होता है, जंतुओं पर लागू होता है और शैवालों पर लागू होता है। तो ये 3 जो पॉइंट है यानी किन पर लागू होता है, तो कवक, जंतु और जो शैवाल हो इन पर दोस्तों जो स्लाइडन और स्वॉन का सिद्धांत था वो लागू होता। और किस पर लागू नहीं होता, तो विषाणुओं पर नहीं लागू होता। तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? यानी दोस्तों रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी, आपको मालूम है, लेकिन किस प्रकार की गई थी? तो ये भी आपको ध्यान रखना कि देखिए क्वेश्चन कितना डिटेल में आपसे पूछा जा रहा है। यानी एग्जाम वाले को ये भी मालूम है कि रॉबर्ट हुक जो थे इन्होंने कोशिका की खोज की है, ये आप लोगों को मालूम भी होगा पहले से, लेकिन किस प्रकार से की गई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कार्क का निरीक्षण करते हुए दोस्तों जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने कोशिका की खोज की थी। और कब की थी दोस्तों? 1665 में, यानी 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी कार्क का निरीक्षण करते हुए। तो आपको ध्यान रखना। आइए हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि कोशिका की दोस्तों जो खोज है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 यानी 1665 में किया गया। इन्होंने दोस्तों जो कार्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। ये भी दोस्तों पूछा जा सकता है कि जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने जो है किसकी सहायता से जो कोशिका का जो अध्ययन है वो किया था? तो कार्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से इन्होंने अध्ययन किया था। कार्क दोस्तों पेड़ की छाल का एक भाग होता है, यानी कार्क जो है वो पेड़ की जो छाल होती है, जो बाहरी परत होती है, जो पपड़ी होती है, उसी का एक भाग होता है। और उन्होंने कार्क की पतली स्लाइस ली और उसका जो है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या किया? अध्ययन किया। और उन्होंने कार्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त, किस प्रकार? कोष्ठ युक्त यानी अथवा विभाजित क्या? बक्से देखे। ठीक है। और वो जो बक्से थे वो किसकी तरह थे? जैसे आपका मधुमक्खी का दोस्तों छत्ता होता है, उसमें आप लोगों ने होल देखेंगे, उस प्रकार उन्हें जो है वो बक्से दिखाए गए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो आपको मालूम होगा दोस्तों कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में कार्क का निरीक्षण करते हुए किया गया था। तो आपको इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो केंद्रक होता है और जो कोशिका झिल्ली है, इन दोनों के बीच दोस्तों एक जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है। उस पदार्थ का दोस्तों नाम है कोशिका द्रव्य। इसे हिंदी में दोस्तों कोशिका द्रव्य कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके जो है कहीं कहीं कोशिका द्रव्य ना दे करके इंग्लिश वर्ड को हिंदी में दे देगा कि ऑप्शन में साइटोप्लाज्म, लेकिन आप तो पढ़ें जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसा पदार्थ होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो इसलिए आपको इंग्लिश वर्ड को भी ध्यान रखना है, इंग्लिश में इसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है। आगे ये आपको क्वेश्चन मिलने वाला है क्योंकि पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए उससे पहले दोस्तों हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ये भी पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बन चुका है कि कोशिका
जीवों यानी जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों? वो कोशिका होती है यानी सेल होती है। ठीक है, यह एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती है तथा प्रायः इसमें स्वजनन की क्षमता होती है, यानी ये स्वयं उत्पन्न होती रहती है और नष्ट भी होती रहती है, इसीलिए स्वजनन की दोस्तों जो है इसमें क्षमता होती है। कोशिका की संरचना कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से मिलकर होती है। अगर बात करें दोस्तों कोशिका की जो संरचना है वो किस प्रकार से हुई है, आपके एग्जाम में अगर पूछ ले कोशिका की जो संरचना वो किस प्रकार से हुई है, तो दोस्तों कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से मिलकर हुई है। तो आपको ध्यान रखना है जिन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? जिन्हें कोशिकांग नाम दिया गया, यानी कोशिका की संरचना कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से मिलकर होती है, जिसको एक नाम दिया गया है कोशिकांग कहते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए दोस्तों कोशिका द्रव्य को देखिए साइटोप्लाज्म कहा जाता है। एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के मध्य पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार के क्या होते हैं? कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में भी पाए जाते हैं, यानी इनके अलावा भी दोस्तों जो अनेक प्रकार के कोशिकांग हैं वो कोशिका द्रव्य में ही यानी साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपके स्क्रीन में वही क्वेश्चन देखिए किस प्रकार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभी हमने आपको बताया है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो भरे हुए जेली जैसे पदार्थ का जो नाम है दोस्तों उसे हम लोग कोशिका द्रव्य और इंग्लिश में देखिए साइटोप्लाज्म बोला जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो किनके बीच मौजूद होता है? देखिए एक ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं कोई बनी बनाई बात नहीं कर रहा हूँ। और आपके एग्जाम में पहले ग्रुप डी में पूछा गया वही क्वेश्चन, वही घुमाकर एनटीपीसी में पूछा गया, और देखिए आपके सामने फिर एनटीपीसी में दोबारा पूछा गया। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे बोलता रहता हूँ जो भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएं आप लोग उस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इन क्वेश्चन को दोस्तों एक बार पढ़ लेते हैं तो साइंस में दोस्तों अपने एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आने वाले हो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके आने वाले हो, और इन्हीं टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन जो है इन्हीं क्वेश्चन पर आधारित ही आपको क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलने वाले, और कई तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको रिपीट होते हुए भी मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो साइटोप्लाज्म यानी जो कोशिका द्रव होता है एक जेली जैसा द्रव होता है जो दोस्तों किसके बीच मौजूद होता है? तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होता है। आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी दोस्तों जब पानी की कमी हो जाएगी तो जो कोशिका होती है जो सेल होती है संकुचित हो जाए। संकुचित का मतलब दोस्तों हो गया वो सिकुड़ जाएगी। ठीक है, वो सिकुड़ कर जो कोशिका भित्ति क्या होती है दोस्तों, जो कोशिका की दीवार होती है उससे उसका संबंध क्या होगा? अलग होने लगा, यानी छूटने लगेगा। तो वही अलग होने की जो प्रक्रिया उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे जो है प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ डेली पार्ट 1 पार्ट बाय पार्ट। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और हर एक वीडियो को दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा शुरू से लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि डॉट डॉट को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके पार्ट 1 में रिपीट हो चुका है। तो आप लोग जरूर अगर अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो दोस्तों कोशिका के पावर हाउस के रूप में किसे जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो बी यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। ऊर्जा ग्रह यानी कोशिका का ऊर्जा ग्रह जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आइए हम लोग डिटेल में समझते हैं कि ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आपको ध्यान रखना, ऊर्जा युक्त जो कार्बनिक पदार्थ हैं इनका दोस्तों जो ऑक्सीकरण वो कहाँ होता है, तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट यानी एटीपी के बारे में हम लोग पहली क्लास में बात कर चुके हैं, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। जो यानी जो आपकी ऊर्जा है वो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में होती है तथा इसके निर्माण की अगर बात करें दोस्तों एडीपी एवं अकार्बनिक फास्फेट के संयोग से होता है और इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि कोशिका का जो श्वसन स्थल किसे कहा जाता है, तो एडीपी को कहा जाता है। अगर बात करें दोस्तों जीवाणु एवं नीले हरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिका में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि कोशिका का वह कौन सा बाह्यतम आवरण है, यानी जो बाहरी आवरण होता है, यानी जो बाहरी परत होती है वो कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। तो दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, आइए हम लोग पहले डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर बहुत क्या होती है, पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। देखिए इसको तीन नाम से जानते हैं। हिंदी में दोस्तों कोशिका झिल्ली कहते हैं, इसी को इंग्लिश में अगर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। यह झिल्ली जीवित एवं अर्धपारगम्य होती है। किस प्रकार की होती है दोस्तों कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये दोस्तों एक जीवित एवं पारगम्य होती है और यह कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है और कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ध्यान रखना। आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, तो दोस्तों लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। आपको बिल्कुल याद रखना है। और यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने पर क्या करती है, नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है। यानी दोस्तों आपका जो इक्वेटोरियन प्लेट होती है उस पर दोस्तों जो कोशिका के केंद्र में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं इनका जो संरेखण है वो दोस्तों उसे हम लोग माइटोसिस कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। और ये जो प्रक्रिया किस चरण का गठन करती है, तो दोस्तों ये मेटाफेज, जो आपकी मेटाफेज चरण है इसका दोस्तों गठन करता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग डिटेल में समझते हैं कि मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं। तो दोस्तों कहाँ पर संरेखित होते हैं, तो कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं। तो मेटाफेज के दौरान जो गुणसूत्र होते हैं कहाँ पर आते हैं, तो इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्रक में संरेखित होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। और ये धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंटीमेयर, दोस्तों जो सेंटोमियर से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। उल्लेखनीय है कि जो मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के मेटाफेज चरण में होता है और
फेज जो है दोस्तों, ये किस प्रकार का विभाजन का चरण है। तो दोस्तों इस समसूत्री विभाजन का जो है द्वितीय चरण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस चरण में दोस्तों जो सेंट्रोमियर विभाजित होता है और अलग अलग किए गए क्रोमेटिड स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बनते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्र अस्तित्व की सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना दोस्तों कि स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो दोस्तों आपकी सेल होती है, यानी कोशिका होती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन के डिटेल में, तो स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है। और इस यानी जो ये कोशिका है इसे जीवन की मूलभूत इकाई के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवन की मूलभूत जो इकाई है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों वो कोशिका को ही कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधों का जो निर्माण है वो कोशिका से ही हुआ। बिना कोशिका से दोस्तों किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है। आप कोई भी जीव की बात करें, चाहे अमीबा से लेकर कोई भी विशालकाय प्राणी है, उसमें दोस्तों कोशिका जो है वो पाई ही जाती है। सेल उसमें अगर नहीं होगी तो दोस्तों उसका जीवन जो है संभव नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपके स्क्रीन पर देखिए अभी हम लोग जिस पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे थे कि जीवन की मूलभूत इकाई यानी यूनिट क्या होती है, तो दोस्तों कोशिका होती है। ये देखिए ये भी क्वेश्चन 3-4 प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुटिकाओं यानी दोस्तों जो वेसिकल्स होते हैं इनमें प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है वो उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों पुटिकाओं में जो प्रोटीन और लिपिड के परिवहन यानी प्रोटीन का परिवहन करना, चाल फेर करना, पूरे शरीर में भेजना, संशोधन करना और उसको पैकेजिंग करना, ये जो काम होता है ये कौन सा कोशिकांग इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों वह है आपका गोल्जी का है। दोस्तों गोल्जी का एक ऐसा कोशिकांग है जो पुटिकाओं में जो प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए दोस्तों जो है उत्तरदायी होता है। और ये कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थों का क्या करता है, संग्रह करता है, स्टोर करता है और परिवहन में भी दोस्तों जो है सहायक होता है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर कौन सी ऐसी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है, तो दोस्तों वो है आपका लाइसोसोम। दोस्तों जो लाइसोसोम होते हैं ये एंजाइमों का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो दोस्तों यही एक झिल्ली है जो थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है, वो लाइसोसोम होता है, जिसे आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, ठीक, या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर आइए हम लोग पहले लाइसोसोम के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। कि दोस्तों जो लाइसोसोम होते हैं इसकी खोज की अगर बात करें तो डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने 1955 यानी 1955 में की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये अधिकतर जंतु कोशिका में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्न्याशय हो गया, आपका यकृत हो गया यानी लीवर हो गया, मस्तिष्क हो गया दोस्तों, तथा गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। और लाइसोसोम दोस्तों किस प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, गोल होते हैं और एकहरी झिल्ली युक्त दोस्तों घिरी तथा पाचक एंजाइमों से भरी एक थैली जैसी संरचना होती है। और इसका दोस्तों सबसे प्रमुख कार्य है वो बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना, इसीलिए इसे दोस्तों आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग भी कहा जाता है। देखिए आपके एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि कौन सी ऐसे जो
कोशिकांग है जिसे आत्मघाती थैली या इंग्लिश में आत्म यानी हिंदी में आत्मघाती थैली के न लिखकर दोस्तों सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। और सुसाइड बैग दोस्तों आपको क्वेश्चन में मिलेगा, हिंदी में इस तरह लिखा जाएगा सुसाइड। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो पढ़ा ही नहीं दोस्तों कि सुसाइड बैग के नाम से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसे जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आत्मघाती थैली यानी लाइसोसोम की ही बात की जा रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि साइंस अगर दोस्तों पढ़नी है तो साइंस को आपको हिंदी मतलब भी याद रखना है, और साथ साथ में दोस्तों उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं उस इंग्लिश वर्ड को भी ध्यान रखना है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोशिकांगों में से किस कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। देखिए सुसाइड बैग के नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है, तो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं इसके बारे में, तो वह है आपका लाइसोसोम। आप लोग रट गया होगा ये क्वेश्चन 100%। ठीक है, तो लाइसोसोम की खोज जो है वो डी डुबे ने कब की थी, 1955 में की थी। और ये बहुत जो है सूक्ष्म कोशिकांग होता है जो छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं, और इसके चारों तरफ एक क्या होती है, पतली झिल्ली होती है। और इसके आकार की बात करें तो इसका आकार दोस्तों बहुत छोटा होता है, थैली जैसा होता है। और इसमें दोस्तों एंजाइम पाए जाते हैं जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। इसीलिए दोस्तों कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी जब कोशिका की मृत्यु हो जाती है, तो लाइसोसोम क्या होते हैं, फट जाते हैं एवं मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कोशिका क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अतः इसे क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली के रूप में जानते होंगे। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में दोस्तों मैं कह सकता हूँ अगर आपके एग्जाम में मिलता है तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना बिल्कुल सेकंडों में टिक कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सामने कितनी बार रिपीट हो चुका है, आपको 100% बिल्कुल माइंड में सेट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग दोस्तों बताइएगा क्लास कैसी चल रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम डॉट डॉट बनाते हैं। देखिए अगर बात करें दोस्तों राइबोसोम को दोस्तों जो है प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। यानी राइबोसोम जो होते हैं दोस्तों ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, यानी प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग डिटेल में समझते हैं कि राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और ये अंतःप्रद्रव्यकीय जालिका से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। और ये हरित लवक, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। अगर राइबोसोम की बात करें तो हरित लवक, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से बताइएगा कि राइबोसोम किस में पाए जाते हैं। आपको हरित लवक दे देगा ऑप्शन में, केंद्रक दे देगा, माइटोकॉन्ड्रिया दे देगा और एक ऑप्शन दे देगा। तो इसलिए आप इन तीनों को जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और राइबोसोम दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण जो नामक प्रक्रिया करते हैं, इसमें जो प्रोटीन बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, तो एमिनो एसिड से बनाते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था। दोस्तों प्रोटोप्लाज्म जो है इसको हिंदी में दोस्तों जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। तो दोस्तों प्रोटोप्लाज्म जो शब्द किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, यानी किसने इसको डिजाइन किया था, तो दोस्तों वो थे पुरकिंजे, जोहान एवांजेलिस्ट पुरकिंजे। इनके द्वारा दोस्तों जो है वो प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है, जीव द्रव्य शब्द जो है वो गढ़ा गया था, दिया गया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए डिटेल में समझते हैं दोस्तों। जीव द्रव्य जो है, जो प्रोटोप्लाज्म है, इसका नामकरण पुरकिंजे जो नाम के वैज्ञानिक थे इनके द्वारा 1839 यानी 1839 में दोस्तों जो है वो किया गया था। और यह एक तरल गाढ़ा होता है, यानी दोस्तों जो
प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी जो जीव द्रव्य होता है, ये इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों ये एक तरल गाढ़ा होता है, लिक्विड होता है, जो गाढ़े प्रकार का होता है, रंगहीन होता है और पारदर्शी भी होता है और लसा भी होता है, वजन युक्त पदार्थ होता है। जो जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा क्या होती है? संपन्न होती हैं। इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। आपके एग्जाम में दोस्तों पूछ ले कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो जीव द्रव्य को कहा जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इन सभी पॉइंट्स को दोस्तों बिल्कुल आप एक नोटबुक, जब ये क्लास आप देखा करें तो दोस्तों आप पेन और कॉपी लेकर के बैठा करें। जो मेन पॉइंट्स हैं आप लोग उनको नोट करते हुए जो है चला करिएगा। इससे ये होगा कि आप वीडियो भी देखेंगे और रिवाइज करना है तो आप एक बार नज़र मारते हुए चलेंगे तो 100% दोस्तों आपको अपने एग्ज़ाम तक सारी बातें क्या है रिकवर होती रहेंगी। या फिर इसी वीडियो को दोस्तों आप लोग 1 से 2 बार देख लीजिएगा। 100% दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको एक ही बार में बिल्कुल सेट होने वाले हैं आपके माइंड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट डॉट कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। यानी दोस्तों कोशिका की कौन सी एक ऐसी जो अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करती है। देखिए आपकी यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, जबकि ये क्वेश्चन आप 2-3 बार पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों वो है आपके लाइसोसोम। दोस्तों जो लाइसोसोम होते हैं, इनकी जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं उनको ये पचाकर दोस्तों जो है साफ कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों लाइसोसोम को जो आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं कि लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, ठीक है। तो अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली कौन है? कोशिका की, तो लाइसोसोम है। लाइसोसोम का दोस्तों जो मुख्य कार्य होता है वो पाचन करना होता है। यह मृत कोशिकाओं का निष्कासन करता है, अर्थात अपशिष्ट जो पदार्थ है उनका निष्कासन करता है। और लाइसोसोम दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि लाइसोसोम किस प्रकार की कोशिका में पाए जाते हैं? तो यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उनमें पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। और ये कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं एवं साथ साथ ही कोशिकाओं को क्लांत भी करते हैं। तो आपको ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को क्लांत भी करता है। देखिए अभी हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में पढ़े हैं डिटेल में, और हमने कहा भी ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आपको आगे वाले क्वेश्चन में मिल भी गया। तो इसलिए हर एक पॉइंट्स को दोस्तों आपको डिटेल में बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, और आप इन्हीं क्वेश्चन को अगर दोस्तों हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं, उस टॉपिक जिस टॉपिक की बात हर एक क्वेश्चन में की जा रही उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर आप उनको ध्यान रखते हैं तो ये 100% दोस्तों आपको इससे एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप 100% इन्हीं क्वेश्चंस में से आप अपने एग्जाम में बिल्कुल जो साइंस वाला पार्ट है उसमें सभी क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आने वाले हो। बस आपको हमारी इन सभी वीडियो के साथ लगातार आपको शुरू से लास्ट तक जुड़े रहना। जो भी आपको वीडियो जो है प्रोवाइड करवाई जाए आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों वह है आपको लाइसोसोम। क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन जो भी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि जो है ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखते हैं। तो हम उतने ही लेंथ की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं जितनी आप लोग दे सकें, ठीक है। क्या मतलब है कि हम एक ही वीडियो में बना सकते हैं, पूरा कंटेंट दे सकते हैं, लेकिन आप लोग उस वीडियो को पूरी नहीं देखते हो तो उसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए मैं आपको
20-20, 25-25 क्वेश्चन डेली करवा रहा हूँ, ताकि आपको बर्डन न लगे और हर एक वीडियो का क्वेश्चन आप समझ सको। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतने ही क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग पार्ट 3 में कवर करेंगे। और जल्दी दोस्तों आपको पार्ट 3 हमारे इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। तो आप लोग तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।